हेलो एवरीवन। तो जैसा कि आज के लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि हम आज से ऑर्गेनिक स्टार्ट करने वाले हैं। इनऑर्गेनिक में छोटे छोटे से टॉपिक बचे हुए हैं जो मैं आपको करा दूंगा, उनकी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है और वो बहुत आसानी से हो जाएंगे। उनके बारे में आपको ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। सॉल्ट एनालिसिस एक बड़ा सा टॉपिक है जो उसके अंदर बाकी है और मैं उम्मीद करता हूँ कि जल्द ही क्लासरूम प्रोग्राम्स खुल जाएंगे और हम लोग क्लासेस में मिलेंगे और सॉल्ट एनालिसिस को मैं और बेहतर तरीके से आपके सामने फिजिकल क्लासरूम में रख पाऊँगा ऑनलाइन क्लासरूम के बजाय। ठीक है, कितना टाइम है फिजिकल क्लासरूम आने में वो तो हमें पता नहीं है, ठीक है, लेकिन हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि जल्द ही महीने 15 दिनों में फिजिकल क्लासरूम्स होप की उम्मीद है कि शुरू हो जाएंगी। ठीक है, फिलहाल के लिए जब हम ऑनलाइन क्लासरूम में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की शुरुआत कर रहे हैं तो मैं आपको छोटी छोटी सी चीज़ें बताना चाहूँगा कि ऑर्गेनिक का जो आपने 11th में पढ़ा हुआ था, जिसमें मैंने नॉमेनक्लेचर और थोड़ा बहुत आपको हाइड्रोकार्बन और उनकी प्रॉपर्टीज़ वगैरह सब कुछ डिस्कस किया था, उनकी कुछ रिएक्शंस डिस्कस की थी, वो सारी चीज़ें आप एक बार जाकर देख लीजिए ताकि आपको थोड़ा सा ऑर्गेनिक में आदत बन जाए कि हम किन चीज़ों के बारे में बातचीत करने वाले हैं। ठीक है, ऑर्गेनिक में 12th की शुरुआत होती है। वैसे अगर बुक को देखा जाए तो अल्काइल हैलाइड वाले चैप्टर से होती है। अगर आप बुक को देखेंगे तो आपका जो शुरुआत होगी वो अल्काइल हैलाइड चैप्टर से होगी। ठीक है, एनसीईआरटी पार्ट 2 में यहीं से शुरुआत की गई है। लेकिन क्या हम एनसीईआरटी के हिसाब से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ते हैं या फिर डिफरेंट तरीका है? बिल्कुल डिफरेंट तरीका है। जैसे अभी तक आप फिजिकल केमिस्ट्री जब पढ़ रहे थे तो चैप्टर वाइज जा रहे थे, जब आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे थे तो चैप्टर वाइज जा रहे थे, पर ऐसा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के साथ नहीं होता। जब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम पढ़ते हैं तो हम टॉपिक वाइज नहीं जाते, हम पूरा का पूरा कंटेंट वाइज जाते हैं। यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जब हम बात करेंगे तो हम क्या करेंगे कि हम एक एक करके धीरे धीरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को ही निपटाते चले जाएंगे। हम इसमें कोई चैप्टर मेंशन नहीं करेंगे, ठीक है, कि ये पर्टिकुलर इस चैप्टर का है या ये पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक साथ पढ़ेंगे। ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कोर्स स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ज्यादातर बच्चे यहीं पे पूरा का पूरा खो जाते हैं। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम पूरा ऐसे बंच पढ़ेंगे। उसके बाद जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री खत्म हो जाएगी, ठीक है, तो आपको जब खत्म हो जाएगी तब आपको जाकर एनसीईआरटी कवर करनी है। क्या कवर करना है बेटा? एनसीईआरटी कवर करना है। मैं बताऊंगा कब आपको एनसीईआरटी कवर करना है। ठीक है, उसके बाद आपको एक नया टॉपिक मिलेगा जो एनसीईआरटी पर ही बेस्ड है और वहां हम एनसीईआरटी को दोबारा पढ़ेंगे, दैट इज बायोमोलिक्यूल एंड केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। ठीक है, ये दो चैप्टर्स हम दोबारा, या इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, ये तीनों चैप्टर्स हम लोग दोबारा वहां पर जाकर कवर करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली पहले हम पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं। इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट चीजें क्या है? ठीक है, सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीजें हैं इसके अंदर रिएक्शन की मैकेनिज्म। ठीक है, अच्छा, मैं आपको लगभग सारी रिएक्शन की मैकेनिज्म बताऊंगा। ठीक है, जितनी रिएक्शन मैं आपको पढ़ाऊंगा उन सब की मैकेनिज्म के बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। ठीक है, लेकिन क्या आपको सारी मैकेनिज्म पढ़नी है? नहीं, सारी मैकेनिज्म आपको नहीं पढ़नी है, सिर्फ उतनी ही मैकेनिज्म पढ़नी है जो जेई के सिलेबस में मेंशन है। तो अगर अभी तक आपने जेई का सिलेबस डाउनलोड नहीं किया है तो उसे जाकर डाउनलोड कर लीजिए और देख लीजिए कि कौन कौन सी रिएक्शन मैकेनिज्म लिखवाई गई हैं या जेई के सिलेबस में लिखी गई हैं। ठीक है, बाकी बताते समय जब मैं रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ाऊंगा ऑब्वियसली मैं भी बताऊंगा कि कौन सी सिलेबस में है कौन सी नहीं है। ठीक है, लेकिन कई बार छूट जाता है, फिर बच्चे पूछते हैं सर इसको पढ़ना ज्यादा जरूरी है क्या? जैसे एंड ऑफ द जब चैप्टर का अंत होगा, जब ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री खत्म होगा तो आपके पास लगभग 50 रिएक्शन मैकेनिज्म्स होंगी। ठीक है, और ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है, याद रखना। एक रिएक्शन का मैकेनिज्म याद रखने में हालत खराब हो जाती है, 50 रिएक्शन मैकेनिज्म आपको याद रखनी है। तो जब आपको 50 रिएक्शन मैकेनिज्म याद रखनी है तो फिर आप हमसे यही पूछते हो लास्ट में, सर इंपॉर्टेंट रिएक्शन मैकेनिज्म क्या है? वो सब इंपॉर्टेंट है जो जेई के सिलेबस में, और वो सब इंपॉर्टेंट नहीं है जो जेई के सिलेबस में नहीं है। मैं पहले ही बता दे रहा हूं। ठीक है, समझ में आ गया यहां तक? दूसरी चीज, रिएक्शन मैकेनिज्म के अलावा नेम ऑफ रिएक्शन। ठीक है, हर रिएक्शन का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में लगभग एक नाम होता है। ठीक है, अब किन रिएक्शंस का नाम हमें याद रखना है? जो जैसे देखो, रिएक्शन ऐसी भी होंगी जहां हम बोलेंगे हेलोजेनेशन ऑफ कंपाउंड, तो हेलोजन जुड़ रहा है तो हेलोजनेशन, हाइड्रोलिसिस हो रहा है तो हाइड्रोलिसिस बोल दिया।
वो सब इंपॉर्टेंट नहीं है, नाम कैसे आते हैं वो समझो। जैसे हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आगे जाकर पढ़ेंगे तो बहुत सारे नाम, जैसे स्टेफन रिएक्शन आएगी, क्या कहते हैं, फिडल क्राफ्ट एसाइलेशन, एल्काइलेशन, ऐसे कई सारे नाम, डाइल्डर्स रिएक्शन, ऐसे नाम आएंगे। क्या इन सारे नामों को याद रखना इंपॉर्टेंट है? नहीं, सिर्फ उनको याद रखना है जो सिलेबस में स्पेशली मेंशन है या फिर एनसीईआरटी में दिए गए हैं। जो सिलेबस में या तो मेंशन है आईआईटी के, या तो बेटा क्या किया गया, एनसीईआरटी में उनका नाम गिवन है। ठीक है, कौन से एनसीईआरटी में नाम गिवन है और कौन से एनसीईआरटी में नाम गिवन नहीं है, ये मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, आप एनसीईआरटी को भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात इसमें नहीं है। क्लियर है यहां तक? कोई डाउट तो नहीं है किसी को? ठीक है, तो ये बेसिक सा स्ट्रक्चर है जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग फॉलो करते हैं। खैर मैं बार बार बेसिक जरूर कह रहा हूं, बट ये स्ट्रक्चर बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड लगता है बच्चों को एंड ऑफ द चैप्टर पे। ठीक है, उसके बाद जब हम ये सारी चीजें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में पढ़ लेते हैं, रिएक्शंस भी पढ़ना बहुत जरूरी है, रिएक्शन की मैकेनिज्म बहुत जरूरी है, नेम ऑफ द रिएक्शंस अगर आते हैं तो वो बहुत जरूरी है। जब हम इतना कुछ कर लेते हैं, जब हम इतना कुछ क्या होता है बेटा, कर लेते हैं, तो उसके बाद हमारे पास आता है एक और इंपॉर्टेंट चीज। उसके बाद हमारे पास क्या आता है बेटा, एक और इंपॉर्टेंट चीज निकल कर आती है। वो इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जरा उसके बारे में भी हम लोग बातचीत करेंगे। ठीक है, वो इंपॉर्टेंट चीज ये है बेटा कि जब हम ये सब कुछ कवर कर लेंगे तब धीरे धीरे मैं रिएक्शन का नाम बताऊंगा और फिर मैं वो रिएक्शन कंप्लीट करवा दूंगा। ठीक है, रिएक्शन का नाम बताऊंगा और वो रिएक्शन क्या होगी बेटा, कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन आपको पता नहीं चलेगा शुरू में कि ये किन चैप्टर से क्या कहते हैं कि मतलब आपको ये पता नहीं चलेगा कि ये किन चैप्टर से असल में ये हैं, ये सारी चीजें आपको तुरंत आपको पता नहीं चल पाएंगे। ठीक है, और ऐसा क्यों हो रहा है कि मुझे तुरंत ये सब चीजें पता नहीं चलेंगी? ठीक है, इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है। ठीक है, एक बड़ा रीजन जो है, क्योंकि हम चैप्टर वाइज इस चैप्टर मतलब इन चीजों को कंडक्ट नहीं कराते हैं। ठीक है, हम इन चीजों को कंडक्ट कराते हैं एक एक टॉपिक कर करके। ठीक है, जैसे जैसे सारे टॉपिक खत्म होते जाएंगे, आप भरोसा रखिए कि आपका चैप्टर भी धीरे धीरे क्या होता जाएगा बेटा, फिनिश होता जाएगा। ठीक है, और एट लास्ट जब आप देखोगे, जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री खत्म होगी, तो आपको समझ में आएगा कि आप लगभग एनसीईआरटी में सब कुछ खत्म कर चुके हो। लगभग एनसीईआरटी में आप सब कुछ क्या कर चुके हो बेटा, खत्म कर चुके हो। कोई भी रिएक्शन एनसीईआरटी में जो गिवन है वो आपकी बाकी नहीं है। ठीक है, तो वो सारी चीजों तक जब तक हम पहुंच नहीं जाते, आपको धीरे रखना है। ठीक है, अब आते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की शुरुआत कहाँ से होगी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की शुरुआत वहीं से की जा रही है जहां हमने पहले इसको छोड़ा हुआ है, जहां हमने पहले इसको क्या किया हुआ है बेटा, छोड़ा हुआ है। ठीक है, कहाँ पे छोड़ा था हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अगर हम देखें तो, ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हमने छोड़ा था, ठीक है, एक ऐसे टॉपिक पे, एक ऐसी जगह पे जहां बेसिकली हमने नॉमेनक्लेचर पढ़ लिया था, थोड़ा बहुत ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में हमने आइडिया ले लिया था। उसके बाद आते हैं कुछ ऐसे चीजें जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिक पार्ट है, जो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नाम से जाना जाता है, जिसे जानना बहुत जरूरी है ताकि हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ सकें, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हम समझ सकें। तो टॉपिक का नाम है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और इस टॉपिक के अंदर हम बहुत कुछ पढ़ते हैं। ठीक है, ये टॉपिक जनरली 11th में भी पढ़ा दिया जाता है। ठीक है, लेकिन मैं इसको 12th में भी पढ़ाता हूँ और 11th में भी पढ़ाता हूँ, और इसलिए पढ़ाता हूँ ताकि आपका जो बेस है वो बहुत अच्छे से क्या हो सके बेटा, आपका तैयार हो सके। क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट तो नहीं किसी को यहाँ तक? तो हम लोग इसके बारे में भी यहाँ पर बातचीत करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की शुरुआत होती है इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट से। कहाँ से शुरुआत होती है बेटा इसकी? इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट से। अब ये इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट क्या है, ये सारी चीजें हम लोग इसी चैप्टर में जाकर समझते हैं। तो यहीं से हम लोग शुरुआत करेंगे, जहां पर हम लोग इसके बारे में बातचीत करेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। ठीक है, तो आप ये हेडिंग भी डाल सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। ठीक है, तो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, इसके अंदर बहुत सारे सब टॉपिक्स हैं, एक एक करके हम लोग धीरे धीरे पढ़ेंगे और उनके बारे में सीखेंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ पे हेडिंग डाल लीजिए, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। अब ये इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट क्या है ये हम समझते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट नाम से थोड़ा बहुत आपको अंदाजा लग रहा होगा कि इलेक्ट्रॉन्स की डिस्प्लेसमेंट की वजह से आने वाला इफेक्ट। ठीक है, अब ये जो इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट है ये कई तरीके का हो सकता है बेटा। ठीक है, ये हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन पूरा का पूरा मूव हो जाए। ठीक है, पूरा का पूरा क्या हो जाए बेटा, मूव हो जाए। ठीक है, दूसरा ये भी हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन पार्शियली डिस्प्लेस हो जाए।
ठीक है। तो इन सारे तरह की जो मूवमेंट है या सारे तरह का जो डिस्प्लेसमेंट है, इनकी वजह से आने वाले इफेक्ट को क्या बोला जाता है बेटा? इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट बोला जाता है, ठीक है। अब ये जो इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स के डिस्प्लेसमेंट की वजह से जनरेट होते हैं, ये 3 तरीके के होते हैं। इनमें से सबसे पहला जो है वो है इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है। फिर जो दूसरा होता है वो है रेजोनेंस इफेक्ट, ठीक है। दूसरा क्या है बेटा? रेजोनेंस इफेक्ट, ठीक है। फिर तीसरा जो होता है इसमें इफेक्ट वो है हाइपर कॉन्जुगेशन, ठीक है। तीसरा जो है उसमें से क्या है बेटा? हाइपर कॉन्जुगेशन। इन तीनों को हम एक एक करके पढ़ेंगे। आज हम जिससे शुरुआत करेंगे वो इंडक्टिव इफेक्ट है, ठीक है। तो आप एक फ्रेश पन्ने पे हेडिंग डाल लेंगे इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है। अच्छा, ये सारी चीजें बहुत ही ज्यादा जरूरी हैं बेटा, बिना इनके आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ में नहीं आएगी, ठीक है। पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इसी इफेक्ट, इन तीनों इफेक्ट की वजह से ही इतनी बड़ी है। इसलिए अगर आपको कहीं भी छोटा से छोटा भी डाउट आता है, ठीक है, छोटा से छोटा डाउट भी आता है, तो आप मुझे, ठीक है, तो तुरंत पूछिए कि सर ये कैसे हुआ, इसको कैसे करना है, क्योंकि इन छोटे छोटे डाउट्स की वजह से आपका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट गलत हो सकता है, ठीक है। इसलिए इसमें कोई भी दिक्कत हो या इसमें छोटी छोटी दिक्कतें रह जाती हैं, मैं असल बताऊं तो, ठीक है, क्योंकि टॉपिक्स ऐसे हैं जो जनरली बच्चा सोचता है कि यार हाँ ठीक है, और वो जनरलाइज। अच्छा, एक चीज और है, जितना मैं लिखवा रहा हूं नोट्स में सिर्फ उतना ही सत्य है, ठीक है। उसके अलावा अपने से कोई नियम नहीं बनाना है, ठीक है। सेल्फ जनरलाइजेशन जो बच्चे करते हैं कि अच्छा सर आपने ये बताया था तो हम ये कर सकते हैं क्या, ये चीज इस चैप्टर में ना करें, ठीक है। आपसे गुजारिश है ये चीजें आप रखें, आगे हम लोग करेंगे, ठीक है, जहां पे हम लोग ऐसे ही फालतू का गेम खेलेंगे, पर साइंस में ऐसा ना करें, ठीक है। साइंस में सिर्फ उतना ही रूल बनाए जितना बाकी लोग बना कर गए हैं, एक्सपेरिमेंटली देख कर गए हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। तो इंडक्टिव इफेक्ट की अगर मैं बात करूं, ठीक है, कि इंडक्टिव इफेक्ट क्या है, तो इंडक्टिव इफेक्ट बेसिकली आप देखोगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से जनरेट होता है। किसकी वजह से जनरेट होता है बेटा? ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से जनरेट होता है। कैसे होता है मैं आपको वो भी बताता हूं, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से। तो अगर आप देखोगे तो मान लो कि एक एटम यहां पर ए है और एक एटम यहां पर एक्स है, ठीक है, और मैंने ये मान लिया कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एक्स है वो ग्रेटर देन ए है, तो जो इलेक्ट्रॉन है इस बॉन्ड का वो किधर रहेगा बेटा? एक्स की साइड रहेगा। तो इसके ऊपर क्या चार्ज जनरेट होगा? डेल्टा माइनस, और इसके ऊपर क्या जनरेट होगा बेटा? डेल्टा प्लस, ठीक है। इसी तरीके से अगर मान लो ये एक्स किसी दूसरे एटम ए से जुड़ा हो, ठीक है, तो इधर से भी ये मान लो कि अपना इलेक्ट्रॉन खींच रहा होगा, तो इसके ऊपर डेल्टा प्लस जो है वो बढ़ जाएगा, और इसके ऊपर भी क्या आ जाएगा? सॉरी, डेल्टा माइनस बढ़ जाएगा, और इसके ऊपर भी क्या आ जाएगा बेटा? डेल्टा प्लस आ जाएगा, ठीक है। ये जो चार्जेस जनरेट हुए हैं, ये जो चार्जेस क्या हुए हैं बेटा? जनरेट हुए हैं, जो पार्शियल चार्जेस हमें यहां पर देखने को मिल रहे हैं, ठीक है, उन्हीं पार्शियल चार्जेस के खेल को कहा जाता है इंडक्टिव इफेक्ट। उन्हीं पार्शियल चार्जेस के खेल को क्या कहा जाता है बेटा? इंडक्टिव इफेक्ट कहा जाता है। यहां तक समझ में आ गया होगा, ठीक है। यहां तक तो होप किसी को कुछ डाउट नहीं होना चाहिए, बहुत ही क्लियर कट बता दिया है मैंने, ठीक है। तो ये जो चीज है ये दो तरीके से हो सकती है। आप सोचिए कि अगर एक कोई इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, ठीक है, तो एक कोई इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? डोनेट भी कर रहा है। एक कोई अगर इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है बेटा? खींच रहा है, तो दूसरा कोई इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है बेटा? डोनेट भी कर रहा है, हाँ कि ना? तो ये चीज हमें यहां पर देखने को मिलती है कि जब एक कोई इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो एक कोई इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा होता है बेटा? खींच भी रहा होता है। ये कोई एक तरफा नहीं, ये दो तरफा चलेगा। मतलब कि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर और इलेक्ट्रॉन डोनर दोनों पैरेलली काम कर रहे हैं। दोनों क्या काम कर रहे हैं बेटा? पैरेलली काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको यहां पर समझनी है। ये छोटी छोटी सी चीजें हैं, अभी इनको मैं डिटेल में कवर करूंगा, तो थोड़ी देर आप बस शांति बनाए रखिए, अपने आप ही आपको सारे कॉन्सेप्ट्स बनने लग जाएंगे, ऐसा क्लियर होने लग जाएगा, अभी दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। यहां तक समझ में आया क्या? ये क्लियर हो गया है, ठीक है। तो उनको हम लोग देखते हैं और डिटेल में हम लोग इसके बारे में बातचीत करते हैं, ठीक है। तो जो इंडक्टिव इफेक्ट है ये क्यों जनरेट हो रहा है बेटा? ठीक है, ये जनरेट हो रहा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से। और जब ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आता है तो ये बेसिकली कौन से इलेक्ट्रॉन को खींचता है? सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को। किसको खींचता है बेटा? ये सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को खींचता है, ठीक है। तो यहां पर जो ये खींच रहा है इलेक्ट्रॉन्स को, ये किसके इलेक्ट्रॉन खींच रहा है बेटा? ये सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को खींच रहा है। किसके इलेक्ट्रॉन्स को खींच रहा है बेटा? ये सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को खींच रहा है, ठीक है। तो ये चीज भी आप यहां पर ध्यान रखेंगे कि ये यहां पर बेसिकली सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को खींचता है।
यहाँ पर क्या कर रहा है बेटा, ये सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को खींच रहा है। क्लियर है यहाँ तक? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? बहुत ही सिंपली आपको इसको समझना है, ठीक है। इसमें कुछ नया चीज नहीं है, पर इंपॉर्टेंट चीज बहुत है। तो हम इसकी अगर डेफिनेशन लिखें कि इंडक्टिव इफेक्ट होता क्या है, तो हम यहां पर कहते हैं कि द डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन, ठीक है, टुवर्ड्स द डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। किसकी तरफ हो रहा है बेटा ये अट्रैक्शन? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम और एलिमेंट की तरफ, इज नोन एज इंडक्टिव इफेक्ट। इस इफेक्ट को क्या बोला जाता है बेटा? इंडक्टिव इफेक्ट इज नोन एज इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है। इसे हम इंडक्टिव इफेक्ट कहते हैं। क्लियर है यहां तक? अब जो इंडक्टिव इफेक्ट है ये हमने कार्बन के रेस्पेक्ट में डिफाइन कर रखी है। किसके रेस्पेक्ट में डिफाइन कर रखा है बेटा हमने? ये कार्बन के रेस्पेक्ट में हमने इसे क्या कर रखा है? डिफाइन कर रखा है, ठीक है। ये हमने यहां पर इसका एक नॉमेनक्लेचर सिस्टम बनाया हुआ है। क्लियर है यहां तक? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है। तो ये जो पूरा का पूरा आप यहाँ पर वो देखते हो, पैटर्न देखते हो, वो किसके बेसिस पे तैयार किया गया है मेरा पूरा का पूरा पैटर्न? ठीक है, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। ये पूरा का पूरा पैटर्न जो है ये बनाया गया है ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन, ठीक है। क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो चीज मायने रखती है हमारे लिए वो कार्बन ही है, ठीक है। तो कार्बन से ज्यादा जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, जो कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींच सकते हैं, ठीक है, जो क्या कर सकते हैं बेटा? कार्बन से इलेक्ट्रॉन को खींच सकते हैं, वो एक तरह के ग्रुप माने जाते हैं। और जो कार्बन से इलेक्ट्रॉन नहीं खींचते हैं, जो कार्बन को बल्कि इलेक्ट्रॉन देंगे यानी कार्बन खींचेगा, उनको एक तरह का ग्रुप माना जाता है। क्या किया जाता है बेटा? उनको एक तरह का ग्रुप माना जाता है। अब यहां पर सवाल आता है कि कॉज क्या है इंडक्टिव इफेक्ट का? तो बहुत सिंपल सा कॉज है इंडक्टिव इफेक्ट का, और वो है डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अगर डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं होता तो क्या आपको ये देखने को मिलता? नहीं, ये देखने को आपको नहीं मिलता, ठीक है। तो हम यहां पर बेसिकली कह सकते हैं कि द कॉज ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है, द कॉज ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट इज difference in electronegativity, is difference in electronegativity of atom, ठीक है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस है वही असल में कॉज है अगर हम बात करें इंडक्टिव इफेक्ट की। अगर हम बात करें किसकी बेटा? इंडक्टिव इफेक्ट की, ठीक है। तो अब इसको मैं आपको समझाता हूं सबसे पहले, और फिर हम लोग इसके बारे में बातचीत करेंगे। तो जैसे मान लो बेटा कि ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, ठीक है, और इधर हमारा क्लोरीन लगा हुआ है। अब अगर मैं क्लोरीन की बात करूं, ठीक है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ क्लोरीन जो है, ठीक है, Cl, वो 3 होती है, और जो कार्बन होता है वो 2.5 होता है, ठीक है। अब कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, इस वजह से कार्बन से इलेक्ट्रॉन जो है, अगर मैं इनको CH2 लिख देता हूं, ठीक है, पूरा इसको स्ट्रक्चर क्रिएट कर देता हूं मैं, ठीक है। तो अगर मैं इसकी बात करें इस तरीके से हम पूरा लिख लेते हैं इसको, तो यहां पर आ जाएगा ये CH2 बॉन्ड, CH2 बॉन्ड, CH2 बॉन्ड, CH3, ठीक है। तो अब जो इलेक्ट्रॉन है वो किसकी तरफ खींचेगा बेटा? कार्बन की तरफ, क्लोरीन की तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा। तो इसकी तरफ इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, इस वजह से इस पे डेल्टा माइनस आएगा और इस पे डेल्टा प्लस आएगा, ठीक है। अब अमाउंट ऑफ डेल्टा प्लस जितना इस इलेक्ट्रॉन से खींचा, ये हमने यहां पे जो बोला ये फर्स्ट एडजेसेंट कार्बन है, ठीक है, ये हमारा सेकेंड एडजेसेंट कार्बन है, ये हमारा क्या हो गया बेटा? थर्ड एडजेसेंट कार्बन है, और ये हमारा फोर्थ एडजेसेंट कार्बन है, हाँ कि ना? तो इस कार्बन पे जितना भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से जो चार्ज जनरेट हुआ होगा उसका सिर्फ 10%, प्रैक्टिकली हम लोग देखते हैं तो जनरली 10% चार्ज जो है वो ट्रांसफर होता है सेकेंड कार्बन पे। यानी यहां पर जो हमें मिलेगा वो 0.1 डेल्टा प्लस मिलेगा, और यहां पर अगर बात करें तो इसका भी 10% यानी 0.01 डेल्टा प्लस, और अगर यहां पे बात करें तो 0.001 डेल्टा प्लस। तो अगर आप देखोगे तो जैसे जैसे जो ग्रुप है उससे दूर हो रहा है, जो ग्रुप इंडक्टिव इफेक्ट जनरेट कर रहा है, जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जनरेट कर रहा है, वो जैसे जैसे क्या हो रहा है बेटा? दूर हो रहा है। जैसे जैसे क्या हो रहा है बेटा? दूर हो रहा है, उसका जो इफेक्ट है वो भी घटता चला जा रहा है। वो भी क्या हो रहा है बेटा? घटता चला जा रहा है। समझ में आ रहा है? तो ये जो इफेक्ट है ना, ये एक डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट है। क्या है बेटा? ये डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट है, ठीक है। तो इस पॉइंट को भी आप यहां पर नोट कर लीजिएगा कि जो इंडक्टिव इफेक्ट की हम बात कर रहे हैं, इंडक्टिव इफेक्ट इज डिस्टेंस डिपेंडेंट
इफेक्ट। ठीक है, ये क्या है बेटा, डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट है, जो डिस्टेंस पे क्या करता है बेटा, डिपेंड करता है। यानी जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता है वैसे वैसे इसकी जो वैल्यू होती है, ठीक है, वो क्या होती चली जाती है बेटा, कम होती चली जाती है। ठीक है, तो अगर आप देख सकते हो कि जो इंडक्टिव वाला मेन ग्रुप था क्लोरीन, वो जैसे जैसे कार्बन से डिस्टेंस बढ़ रही है, जैसे जैसे क्या हो रही है बेटा, कार्बन से डिस्टेंस बढ़ रही है, वैसे वैसे उसका जो वो है मतलब दूरी है वो भी क्या होता जा रहा है बेटा, बढ़ता चला जा रहा है। उसका जो दूरी है वो भी क्या होता जा रहा है बेटा, बढ़ता चला जा रहा है। समझ में आया ये? तो ये चीज हमें यहाँ पर देखने को मिलती है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में हम लोग और भी बातचीत अभी करेंगे। ठीक है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, इसके बारे में भी हम लोग क्लियरली और भी बातचीत करेंगे। ठीक है, तो इंडक्टिव इफेक्ट जो है बेसिकली, ठीक है, वो कैसा इफेक्ट है बेटा, डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट है। ठीक है, विच बिकम्स, ठीक है, हम यहाँ पे कह सकते हैं विच बिकम्स नेग्लेजिबल। ठीक है, विच बिकम्स नेग्लेजिबल आफ्टर थर्ड कार्बन। ठीक है, तो जो थर्ड कार्बन है उसके बाद ये बिल्कुल क्या हो जाता है बेटा, नेग्लिजिबल हो जाता है, बिल्कुल भी हमें देखने को नहीं मिलता है, इसकी वैल्यू लगभग 0 हो जाती है। ठीक है, आप यहाँ पे देख भी सकते हो। ठीक है, कि 2 कार्बन तक वो अच्छा खासा कुछ वैल्यू रख रहा है, पर जैसे ही थर्ड एंड ऑनवर्ड्स वाले कार्बन आए, लगभग वैल्यू आपको वहां पर क्या देखने को मिल रही है बेटा, 0 देखने को मिल रही है। जो वैल्यू है वो लगभग आपको क्या देखने को मिल रही है बेटा, 0 देखने को मिल रही है। और यही चीज ओरिजिनली भी हमें देखने को मिलता है, यही चीज हमें क्या होता है बेटा, ओरिजिनली भी देखने को मिलता है। क्लियर है यहां तक, कोई डाउट तो नहीं है? तो ये इफेक्ट जो है वो वीक होता चला जाता है, इफेक्ट जो है वो क्या होता चला जाता है बेटा, वीक होता चला जाता है। ठीक है, तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि एज द डिस्टेंस ऑफ ग्रुप increases with respect to carbon, ठीक है, द इफेक्ट वीकेंस। ठीक है, तो जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो क्या हो जाता है बेटा, वीक हो जाता है, उसका जो टेंडेंसी है वो वीक होती चली जाती है। क्लियर है यहां तक? ये सब पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार बता रहा हूं। ठीक है, ये छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं जो बाद में आपको मिस हो जाते हैं और आप इसमें खो जाते हो। इंडक्टिव इफेक्ट इज द इजिएस्ट अमॉन्ग 3। ठीक है, जो तो 3 आप यहाँ पे इफेक्ट देख रहे हो उनमें से सबसे इजीएस्ट है अगर मैं बात करूं तो। ठीक है, सबसे इजीएस्ट है इंडक्टिव इफेक्ट। अब अगर हम बात करें, ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की, तो क्या ये इफेक्ट अगर हम देखें तो क्या ये इफेक्ट परमानेंट है या टेम्पररी है? ठीक है, क्या ये इफेक्ट हमेशा रहेगा या फिर ये इफेक्ट कभी कभार ही देखने को मिलेगा? ये इफेक्ट हमेशा रहेगा। जब भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस रहेगा तो ये इफेक्ट हमें हमेशा देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो ये बेसिकली एक परमानेंट इफेक्ट है। ठीक है, तो हम अगला पॉइंट जो लिखेंगे वो ये कि इट इज अ परमानेंट इफेक्ट, इट इज अ परमानेंट इफेक्ट। ठीक है, परमानेंट की स्पेलिंग गलत हो गई। ठीक है, परमानेंट, ठीक है, क्या ही लिख रहा हूं मैं, रुक जाओ एक मिनट। इट इज अ परमानेंट इफेक्ट। ठीक है, तो ये जो है बेसिकली क्या रहेगा बेटा, एक परमानेंट इफेक्ट रहेगा, ये हमें हमेशा ही देखने को, ऑब्जर्व करने को मिलेगा। ठीक है, जब तक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस रहेगा ये कभी भी गायब नहीं होगा। कुछ टेम्पररी इफेक्ट्स भी आएंगे, हम लोग बातचीत करेंगे उनके बारे में। ठीक है, तब आपको टेम्पररी इफेक्ट्स भी बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, ये एक एडिटिव इफेक्ट है। इसका क्या मतलब है? ठीक है, कि जितने भी इफेक्ट लग रहे होते हैं वो ऐड हो जाएंगे। ठीक है, कैसे, अब जरा समझना। ठीक है, मतलब जितने इंडक्टिव लग रहे हैं, अगर 2 इंडक्टिव ग्रुप्स हैं तो ज्यादा इंडक्टिव इफेक्ट नजर आएगा, 3 ग्रुप हैं तो ज्यादा इंडक्टिव नजर आएगा कंपेयर टू 2 और 1। कैसे, समझो। तो जैसे मान लो कि ये CH2 है, ठीक है, ये एक क्लोरीन लगा हुआ है, तो ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, तो इसके ऊपर डेल्टा प्लस जनरेट होगा। ठीक है, अब सोचो कि यहां पर CH हो और 2 क्लोरीन ग्रुप लगे हों, तो ये जो इलेक्ट्रॉन खींचेंगे दोनों तरफ से खींचेंगे तो इसके ऊपर जो चार्ज आएगा वो 2 डेल्टा प्लस आएगा। इसी तरीके से अगर मान लो कि इस कार्बन के पास 3 क्लोरीन ग्रुप लगे हों, क्या लगे हों बेटा, 3 क्लोरीन ग्रुप लगे हों, तो जो इसके ऊपर चार्ज आएगा वो 3 डेल्टा प्लस आएगा। तो देखो जो ये ग्रुप्स हैं, जैसे Cl यहां पर इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, यहां पर इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, तो बेसिकली ये जो इफेक्ट है जो मतलब वो ऐड हो रहा है, जो इंडक्टिव इफेक्ट हमें नजर आ रहा है वो क्या हो रहा है बेटा, ऐड हो रहा है। ठीक है, तो ये एक एडिटिव इफेक्ट है, ये जुड़ता है, यानी मोर नंबर ऑफ अगर ग्रुप्स मौजूद हैं तो मोर नंबर ऑफ इफेक्ट भी हमें देखने को मिलेगा। तो एडिटिव इफेक्ट का मतलब क्या है बेटा, कि मोर नंबर ऑफ, ठीक है, मोर नंबर ऑफ ग्रुप्स एडेड, ठीक है,
या मोर नंबर ऑफ ग्रुप प्रेजेंट आप लिख सकते हो, मोर नंबर ऑफ ग्रुप प्रेजेंट will have more number of inductive इफेक्ट, ठीक है, मोर इंडक्टिव इफेक्ट, नंबर ऑफ नहीं, मोर इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है। तो उसमें उस केस में हमें क्या देखने को मिलेगा बेटा, ज्यादा इंडक्टिव इफेक्ट भी हमें नजर आएगा, ये चीज हमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है इंडक्टिव का। क्लियर है यहां तक? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, हम इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ हाइड्रोजन जीरो मानते हैं, ठीक है। ये माना गया है, होता जीरो नहीं है। आपको पता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता है कार्बन हाइड्रोजन के बीच में, तो वहां पर भी हमें जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो नजर आना चाहिए, पर वो चीज हमें यहाँ पर नहीं देखने को मिलती है। वो इसलिए क्योंकि हम हाइड्रोजन का जो इंडक्टिव इफेक्ट है उसको क्या मानते हैं बेटा, जीरो मान लेते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ हाइड्रोजन है, जो इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ हाइड्रोजन है इज कंसिडर्ड जीरो। इसको क्या कंसिडर किया जाता है बेटा, जीरो कंसिडर किया जाता है, इज कंसिडर्ड टू बी जीरो। तो इसको जीरो मान लिया जाता है, ठीक है। यानी कि इसका कोई इंडक्टिव इफेक्ट नहीं होता, ना ही ये इलेक्ट्रॉन क्या कहते हैं कार्बन से खींचेगा और ना ही ये कार्बन को इलेक्ट्रॉन देगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, कंसीडर टू बी जीरो का मतलब है कि नाइदर, ठीक है, नाइदर अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन और रिपेल इलेक्ट्रॉन, ठीक है, नाइदर अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन और गिव इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये ना ही इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है और ना ही इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, ये एज सच रहेगा, ठीक है। तो ये जो इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ हाइड्रोजन है ये हमेशा क्या रहेगा बेटा, जीरो ही माना जाएगा। क्लियर है? ये माना गया है, होता जीरो नहीं है एग्जैक्टली। क्लियर है यहां तक? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? थर्ड पॉइंट, अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, इंडक्टिव इफेक्ट होते कितने टाइप के हैं? ये दो तरह के इंडक्टिव इफेक्ट होते हैं, ठीक है। जरा आप इसको ध्यान से देखिएगा और समझिएगा, ठीक है। हम लोग इसके बारे में बातचीत करते हैं। तो अगर मैं इंडक्टिव इफेक्ट की बात करूं कि इंडक्टिव इफेक्ट कितने तरीके के होते हैं, तो इंडक्टिव इफेक्ट असल में दो तरीके के होते हैं, ठीक है। एक होता है प्लस आई इफेक्ट और एक होता है माइनस आई इफेक्ट, ठीक है। एक क्या होता है बेटा, प्लस आई इफेक्ट होता है, ठीक है, जो प्लस आई ग्रुप्स द्वारा दिखाया जाता है। एक होता है माइनस आई इफेक्ट, जो माइनस आई ग्रुप द्वारा दिखाया जाता है, ठीक है। अब ध्यान से सुनना और समझना, ठीक है, कि क्या है प्लस आई। प्लस तब बोलते हैं जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कार्बन पे इंक्रीज हो रही हो। जब क्या हो रहा हो बेटा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कार्बन पे क्या हो रहा हो, इंक्रीज हो रहा हो। तो वो सारे ग्रुप्स जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कार्बन पे इंक्रीज करते हैं, तो जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कार्बन के ऊपर, जो कार्बन हम चेक कर रहे हैं अगर उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है तो उसे हम बोलते हैं प्लस आई ग्रुप्स। क्या बोलते हैं बेटा, प्लस आई ग्रुप्स। यानी बेसिकली जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स होते हैं, क्या होते हैं बेटा, जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स होते हैं, ठीक है। यानी जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करें और कार्बन पे, जैसे आप यहां पर समझो कि ये मान लो हमारे पास C और यहां पर हम CH3 को जोड़ देते हैं, ठीक है। किसी भी एक यहां पर हम कह देते हैं कि A ग्रुप से जुड़ा हुआ है, ठीक है। और अगर ये ग्रुप जो है वो इलेक्ट्रॉन इसको दे रहा है, ठीक है, तो ये जो A ग्रुप होगा ये हम बोलेंगे कि ये प्लस आई ग्रुप है, और जो इलेक्ट्रॉन ले रहा होता है, ठीक है, उसे हम बोलते हैं माइनस आई। इस केस में हम कार्बन के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं इसलिए हम बगल वाले को सिर्फ बता रहे हैं। तो वो हमारा क्या हो जाएगा बेटा, प्लस आई इफेक्ट शो करता हुआ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लस आई। और प्लस आई का हमने पता कैसे किया बेटा, तो ये वो ग्रुप्स होते हैं जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स होते हैं। क्या होते हैं बेटा, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स, बेसिकली इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स हैं। तो ये क्या करेंगे बेटा, इंक्रीजेस द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इंक्रीजेस द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन अटैच्ड कार्बन। तो जिस कार्बन से अटैच्ड हैं, ठीक है, उस पे क्या करते हैं बेटा, ये लोग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा देते हैं। जैसे आप इस केस में देख सकते हो कि कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है, मतलब कार्बन के ऊपर क्या आ रहा होगा बेटा, डेल्टा माइनस आ रहा होगा। इस केस में कार्बन के ऊपर क्या आ रहा होगा बेटा, डेल्टा माइनस आ रहा होगा। और क्या कहते हैं कि जो ए है उसके ऊपर डेल्टा प्लस आ रहा होगा, ठीक है। समझ में आया? ये कोई डाउट तो नहीं है किसी को यहां तक? बहुत ही सिंपल सा है, ठीक है। ऐसे मतलब कंफ्यूज मत हो, बहुत क्लियरली आपको इसमें समझ में आना चाहिए कि इसमें बेसिकली हम क्या कर रहे हैं। वो बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है। तो जो भी अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कार्बन को दे सकता है वो प्लस आई ग्रुप्स हो जाते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कार्बन से कम करेगा,
ठीक है, जो भी क्या करेगा बेटा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम करेगा, उसे हम बोलते हैं माइनस आई ग्रुप। ठीक है, तो यहां पर बेसिकली हम कह सकते हैं कि विच डिक्रीजेस, जो क्या कर रहे हैं बेटा, डिक्रीजेस द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, जो क्या डिक्रीज कर रहा है बेटा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, विच डिक्रीजेस द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, उसे हम बोलते हैं माइनस आई। और कौन डिक्रीज करेगा बेटा, ये सब करेंगे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ठीक है, अब ध्यान से देखना, ये जो वर्ड आ रहा है ना, ये बहुत बार आएगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जिसको ईडीजी कहा जाएगा आगे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जिसको ईडब्ल्यूजी कहा जाएगा। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स होते हैं जो बेसिकली इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं बेटा, विड्रॉ कर लेते हैं कहीं से। जैसे फॉर एग्जांपल जब CH3 हमारा जुड़ा हुआ है क्लोरीन से, तो ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच रहा है। ठीक है, इसके ऊपर आ रहा है डेल्टा माइनस, तो ये जो ग्रुप आप देख रहे हो जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कार्बन से खींचकर अपने ऊपर बढ़ा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, आपका माइनस आई ग्रुप हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा बेटा, माइनस आई ग्रुप हो जाएगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा नहीं रहा, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटा रहा है। क्या कर रहा है बेटा, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटा रहा है। तो वो सारे ग्रुप, ध्यान से मेरी बात सुनना, वो सारे ग्रुप जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन के रेस्पेक्ट में ज्यादा है, वो सब माइनस आई में फॉल करेंगे। किस में फॉल करेंगे बेटा, माइनस आई में। क्यों, क्योंकि वो सब क्या करेंगे, कार्बन से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेंगे, और इस वजह से कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घट जाएगी। और अगर कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घट जाती है तो उस इफेक्ट को, उस ग्रुप को माइनस आई ग्रुप कहा जाता है। ठीक है, तो ये इंडक्टिव इफेक्ट का स्ट्रक्चर है। इंडक्टिव इफेक्ट के दो पार्ट होते हैं, प्लस आई इफेक्ट, माइनस आई इफेक्ट। प्लस आई जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा दे, माइनस आई जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटा दे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घट रही है, इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन विड्रॉ हो रहे हैं कार्बन से, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है, इसका मतलब उसको इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है, यानी इलेक्ट्रॉन उसको क्या हो रहा है बेटा, डोनेट किया जा रहा है, वो एक्सेप्ट कर रहा है। ठीक है, तो इनके बेसिस पे इंडक्टिव इफेक्ट को दो ग्रुप्स में बांट दिया गया है, प्लस आई एंड माइनस आई। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है प्लस आई और माइनस आई का। ठीक है, अब जैसे अगर मैं बात करूं, कुछ ग्रुप्स के बारे में हम बात करते हैं और हम ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हैं कि इनमें प्लस आई की तरह कौन काम कर रहा है और माइनस आई की तरह कौन काम कर रहा है। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स के थ्रू। तो अगर मैं जैसे पहला एग्जांपल यहां पर लेता हूं, जिसमें हमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन प्लस आई की तरह काम कर रहा है, कौन माइनस आई की तरह। तो देखो, जैसे मान लो यहां पर हमारे पास आ गया CH3, यहां पर आ गया CH2, यहां पर हमारे पास आ गया CH2, यहां पर हमारे पास आ गया CH2, यहां पे हमारे पास आ गया Cl। ठीक है, अब ये जो क्लोरीन है ये तो इलेक्ट्रॉन खींच रहा होगा। ठीक है, और यहां से इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे होंगे बेटा, खींच रहे होंगे, यहां पर भी कुछ इलेक्ट्रॉन खींच रहे होंगे, इस तरीके से सबसे इलेक्ट्रॉन खींच रहे होंगे। ठीक है, इस तरीके से इलेक्ट्रॉन जा रहे होंगे। तो बेसिकली जो इलेक्ट्रॉन खींच रहा है वो तो हमारा क्या हो गया बेटा, माइनस आई, और जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है, जो डोनेट कर रहा है, वो क्या हो गया बेटा, वो हमारा प्लस आई। तो Cl माइनस जो है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, वो माइनस आई इफेक्ट दिखा रहा है, और जो बाकी बचा हुआ ग्रुप है जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है, वो बेटा हमारा क्या हो गया, प्लस आई ग्रुप हो गया। वो कैसा ग्रुप हो गया, प्लस आई ग्रुप हो गया। ठीक है, तो ये चीज हमें यहां पर देखने को मिलती है, ये चीज हमारे पास यहां पर क्लियरली नजर आती है। कोई डाउट तो नहीं है किसी को यहां तक। ठीक है, अब आते हैं दूसरे वाले एग्जाम्पल पे। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। अब दूसरे एग्जाम्पल में मान लो कि ये हमारे पास एक बेंजीन की रिंग है। ठीक है, और बेंजीन रिंग कुछ इस तरीके की होती है, और यहां पर मान लेते हैं कि हमने OH ग्रुप लगा रखा है। क्या लगा रखा है बेटा, OH ग्रुप। अब ऑक्सीजन की अगर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें तो 3.5। और अब कार्बन के लिए मैं आपको यहाँ पे एक नोट पॉइंट बताना चाहूंगा, शायद मैंने 11th क्लास में आपको लिखवा रखा है, दोबारा नोट कर लीजिएगा कि अगर हाइब्रिडाइजेशन बदलती है तो परसेंटेज एस कैरेक्टर बदलता है, और अगर परसेंटेज एस कैरेक्टर बदलता है तो हाइब्रिडाइजेशन भी चेंज होती है, सॉरी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होती है बेटा, चेंज होती है। ठीक है, तो अगर आप देखोगे तो आपको एक स्टेटमेंट मैंने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में बताया होगा कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है परसेंटेज एस कैरेक्टर के। ठीक है, तो अगर कार्बन की बात की जाए तो कार्बन 3 हाइब्रिडाइजेशन में यूजली एग्जिस्ट करता है। एक होता है sp3, फिर होता है sp2, और फिर होता है sp। ठीक है, तो अलग अलग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में अगर परसेंटेज एस देखा जाए और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखा जाए तो यहाँ पे परसेंटेज एस कितना है बेटा, 25 है। यहाँ पे देखा जाए तो 33% है अप्रोक्सीमेट। यहाँ पर अगर बात की जाए तो 50% है। तो अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आप देखोगे तो इसकी 2.5 नजर आती है। ठीक है, प्रैक्टिकल वैल्यूज के बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, इसकी जो वैल्यूज नजर आती है वो 2.75 के अप्रोक्सीमेट नजर आती है, और जो कार्बन sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, ध्यान देना, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमें 3.25 नजर आती है। ये ज्यादा है नाइट्रोजन से, जो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो ग्रेटर देन क्या है बेटा, नाइट्रोजन। तो sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन जो होता है
उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इवन मोर देन नाइट्रोजन नजर आती है। ठीक है, तो इतना फर्क पड़ता है परसेंटेजेस कैरेक्टर का। तो अगर हम बात करें यहाँ पर sp2 कार्बन है और sp2 कार्बन है तो 2.75 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी। अभी भी इलेक्ट्रॉन कौन खींचेगा बेटा? OH ग्रुप ही खींचेगा। अभी भी इलेक्ट्रॉन कौन खींचेगा बेटा? OH ग्रुप ही इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। तो ये जो OH ग्रुप यहाँ पर इलेक्ट्रॉन खींच रहा है ये बेसिकली क्या हो जाएगा बेटा? -I हो जाएगा। और जो ये बेंजीन रिंग जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट कर रही है ये हमारा क्या हो जाएगी बेटा? +I ग्रुप हो जाएगी। ठीक है, ये क्या हो जाएगी? +I ग्रुप हो जाएगी। तो कुछ इस तरीके से हम यहाँ पर ग्रुप्स को देख सकते हैं, ग्रुप्स को डिवाइड कर सकते हैं डिफरेंट हिस्सों में। क्लियर है यहाँ तक? किसी को डाउट तो नहीं है? और भी एग्जाम्पल ले रहा हूं, ठीक है, ताकि और आपको ये कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए। तो हम थर्ड एग्जाम्पल की अगर बात करें तो जैसे मान लो कि यहाँ पर हमारे पास है CH ट्रिपल बॉन्ड C बॉन्ड, यहाँ पर हमारा आ गया CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, अब अगर इस वाले साइड पे देखोगे तो ये जो कार्बन है ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है और इस वाले साइड पे देखोगे तो ये कार्बन हमारा sp हाइब्रिडाइज्ड है। और हमें पता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ sp कार्बन जो होता है वो ज्यादा होता है अगर कंपेयर करें sp2 कार्बन से। तो इस वजह से इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन इधर खींचेगा, और अगर इलेक्ट्रॉन इधर खींचेगा तो ये हमारा -I ग्रुप हो जाएगा और ये हमारा क्या हो जाएगा बेटा? +I ग्रुप। ये क्या हो जाएगा? +I ग्रुप। तो समझ में आ रहा है कि किस तरीके से ग्रुप्स किसका इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं, कौन इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इसके बेसिस पे ये इंडक्टिव इफेक्ट का पूरा डिस्ट्रीब्यूशन है। इस इंडक्टिव इफेक्ट का पूरा सिस्टम चलता है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए फोर्थ एग्जांपल लेते हैं। फोर्थ एग्जांपल में मान लो कि यहाँ पर CH3 है, यहाँ पर हमने जोड़ रखा है CH2 या CH डबल बॉन्ड CH2 जोड़ रखा है इस तरीके से कि CH बॉन्ड CH2। ठीक है, अब देखो ये जो है कार्बन है ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है और ये बात करें तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। ऑब्वियसली इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन खींचेगा, और अगर ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो ये क्या हो जाएगा बेटा? -I हो जाएगा और ये कैसा हो जाएगा? +I। ठीक है, तो बेसिकली सेम ग्रुप ऊपर में +I की तरह काम कर रहा था, नीचे में -I की तरह। तो बेसिकली कौन सा ग्रुप कैसा काम करेगा ये असल में डिपेंड करता है कि वो किस ग्रुप से अटैच है, वो किस ग्रुप से अटैच है। ठीक है, हम कभी भी ये नहीं बता सकते कि एग्जैक्टली ये +I होगा या एग्जैक्टली ये -I होगा, ये चीजें बताना थोड़ा मुश्किल है। पर कुछ ग्रुप्स ऐसे हैं जो कार्बन की रेस्पेक्ट में हमेशा, या हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में हम बात करते हैं जब, या कार्बन के रेस्पेक्ट में जब हम बात करते हैं तो हम sp3 कार्बन, जब हम जनरल कार्बन कहेंगे कभी भी तो याद रखना वो sp3 कार्बन होगा, वो sp2 या sp कार्बन की बात नहीं हो रही होगी। ठीक है, तो उन केसेस को हम थोड़ी देर बाद समझेंगे। चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं, उसके बारे में भी क्लियर कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा CH3 CH2 CH3। बताओ इसमें कौन सा इफेक्ट नजर आ रहा है? इसमें कोई इंडक्टिव इफेक्ट मौजूद नहीं है। ठीक है, इंडक्टिव इफेक्ट यहां पर मौजूद ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो डेल्टा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो 0 है और हाइड्रोजन का तो हम लेते ही नहीं है। तो अगर हम हाइड्रोजन को छोड़ दें तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है दो कार्बन एटम्स के बीच में वो लगभग क्या बेटा? 0 है। और इसी वजह से हम उसे क्या मानेंगे कि यहां पर कोई इंडक्टिव इफेक्ट हमें नजर नहीं आ रहा है। हम क्या मानेंगे बेटा? कि हमें यहां पर कोई इंडक्टिव इफेक्ट नजर नहीं आ रहा है, ये हम यहां पर मानकर चलेंगे और बिल्कुल यहां पे कोई नजर नहीं आता है। ठीक है, चलिए और एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, तो मान लो कि ये बेंजीन की रिंग है। अब इस बेंजीन की रिंग से यहाँ पर एक ग्रुप अटैच है जो NO2+ है। ठीक है, कौन सा ग्रुप अटैच है बेटा? NO2+ है। ठीक है, NO और इधर आ गया आपका O- और इस नाइट्रोजन पे जो है वो प्लस बॉन्ड है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड को नॉर्मल सिंपल बॉन्ड की तरह लिखा गया है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड को कैसा लिखा गया बेटा? नॉर्मल सिंपल बॉन्ड की तरह लिखा गया है। ठीक है, तो ये चीज हमने इस तरीके से लिखकर यहाँ पर दिखाई हुई है। क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है, तो ये चीज हमें यहां पर नजर आ रही है। ठीक है, अब आप देखिए इसको जरा। अब बताइए, ये पॉजिटिवली चार्ज्ड है। अगर ये पॉजिटिवली चार्ज्ड है तो ये इलेक्ट्रॉन बहुत तेजी से खींचेगा। ठीक है, कोई भी पॉजिटिव चार्ज जो होता है वो इलेक्ट्रॉन को बहुत तेजी से अपनी तरफ खींचता है, हाँ कि ना? ठीक है, तो यहां पर क्या होगा कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है इसकी वजह से, तो हम यहां पर लिख सकते हैं ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज। जो यहां पर क्या दिख रहा है बेटा? हमें पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है। द इलेक्ट्रॉन विल बी विल बी विल बी अट्रैक्टेड। ठीक है, विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड
ठीक है, किसकी तरफ होगा बेटा, N प्लस की तरफ। ठीक है, तो अगर इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ आ रहे हैं तो ये हमारा माइनस आई हो जाएगा और ये पूरा जो बेंजीन लगा हुआ है ये क्या हो जाएगा बेटा, प्लस है। अब यहाँ पर एक और बात आती है जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में मैंने आपको पढ़ाई थी कि एज द पॉजिटिव चार्ज इंक्रीजेस, एज द पॉजिटिव चार्ज ऑन, ठीक है, एज द पॉजिटिव चार्ज ऑन एटम इंक्रीजेस, जो पॉजिटिव चार्ज है बेटा एटम पे क्या होता है, इंक्रीज होता है। ठीक है, एटम इंक्रीजेस। ठीक है, जैसे जैसे आपको पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होता हुआ नजर आएगा वैसे वैसे आपको क्या नजर आता है बेटा कि पॉजिटिव चार्ज अगर इंक्रीज हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है, बहुत सिंपल तरीके से आपको समझाया जा सकता है कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो भी क्या होता है बेटा, इंक्रीज होता है। ठीक है, और वो आप देख सकते हो M1 वाले एग्जांपल से। ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है ऑब्वियस है इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी बढ़ती चली जाएगी, इसमें कोई डाउट या डिनायल नहीं होना चाहिए। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, कॉन्सेप्ट। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं यहाँ पे, अगर हम बात करें 7th एग्जाम्पल हो जाएगा हमारा। ठीक है, कि अगर हमारे पास कोई इस तरह की वो बन के आती है बेंजीन की रिंग और इस पे हम मान लेते हैं कि हमारे पास एक CH3 ग्रुप लगा हुआ है। अब अगर CH3 लगा हुआ तो इस कार्बन की जो हाइब्रिडाइजेशन होगी वो sp3 होगी और इस कार्बन की अगर बात करें तो sp2 होगी। ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन sp2 की तरफ जाएंगे तो ये जो ग्रुप हमारा है CH3 ये हमारा काम कर रहा होगा इलेक्ट्रॉन डोनर की तरह यानी प्लस आई, और ये क्योंकि इलेक्ट्रॉन खींच रहा है इसलिए कैसा काम कर रहा होगा बेटा, माइनस आई की तरह। क्लियर है यहाँ तक? तो ये सारे वो पॉइंट्स हैं जहां पे आपको प्लस आई और माइनस आई के बारे में मैंने एक आइडिया दिया है। अब अगर हम एलिमेंट्स की बात करें थोड़ा सा, एक और एग्जांपल के तौर पे ही उसको ले लो, कोई नई चीज नहीं है वो। ठीक है, एक एग्जांपल के तौर पे अगर मैं बात करूं तो जैसे मान लो ये बोरोन है, ये कार्बन है, ये नाइट्रोजन है, ये ऑक्सीजन है, ये फ्लोरीन है। ठीक है, अगर हम इनके कंपैरिजन में करें, ठीक है, यहाँ पर भी हम नीचे भी ले लेते हैं कि यहाँ पे एल्यूमिनियम है, यहाँ गैलियम है, यहाँ इंडियम है। ठीक है, यहाँ पे सिलिकॉन आएगा, यहाँ जर्मेनियम आएगा, यहाँ पे टिन आएगा। ठीक है, यहाँ पे आपका फॉस्फोरस, आर्सेनिक और एंटीमनी आएगा। और यहाँ पर बात करें तो सल्फर आ जाएगा, सेलेनियम आ जाएगा, टेलोरियम आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो जब आप इधर से इधर जा रहे हो, ठीक है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रहा है और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता बढ़ेगी, मतलब कि माइनस आई इफेक्ट जो हो रहा है वो क्या हो रहा है बेटा, यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है। माइनस आई इफेक्ट क्या हो रहा है बेटा, यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है, ये हमें देखने को मिलेगा। नीचे की तरफ अगर हम बात करें, जो नीचे की तरफ आ रहा है तो इसमें आप देखोगे कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो डिक्रीज हो रही है, और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो रही है तो माइनस आई इफेक्ट जो है वो भी क्या होगा बेटा, डिक्रीज होता हुआ नजर आएगा। ठीक है, तो ये जो एक ट्रेंड है, एक जनरल ट्रेंड हमें ग्रुप्स वगैरह में ग्रुप्स के साथ देखने को मिलता है। जैसे अगर कोई ग्रुप नाइट्रोजन का है और वहीं पे एक ग्रुप अगर ऑक्सीजन का लगा हुआ है तो बेटर तरीके से कौन खींचेगा बेटा, हमें देखने को मिलता है ऑक्सीजन वाला इलेक्ट्रॉन्स को बेटर तरीके से अपनी तरफ खींचेगा एज कंपेयर टू नाइट्रोजन। ठीक है, तो अगर आपको कभी कंपेयर करने को आ जाए, जैसे अगर मान लो कि NH2 में, एग्जाम्पल दे रहा हूँ यहाँ पे कि NH2 और OH में कौन बेटर तरीके से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो ऑब्वियसली ये ज़्यादा खींचेगा क्योंकि इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है बेटा, ज़्यादा है एज कंपेयर टू नाइट्रोजन जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रिलेटिवली क्या होती है, कम होती है। क्लियर है यहाँ तक? तो इसी बेसिस पे जो आपने देखा अभी तक, आपने देखा कि ये सारे ग्रुप्स यहाँ पर थे। अब हम थोड़ा सा समझना चाहेंगे कि किस तरह के ग्रुप्स होते हैं जो बेसिकली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करते हैं। ठीक है, जिनको हम मानते हैं कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वो इंक्रीज करते हैं, ऐसे कौन से ग्रुप होते हैं। ठीक है, तो अगर आप देखोगे ऐसे ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या कर रहे हैं बेटा, इंक्रीज करते हैं। ठीक है, तो हमें देखने को मिलता है ऐसे ग्रुप्स होते हैं इस तरह के ग्रुप, जैसे ये कार्बन है, यहाँ पर मिथाइल ग्रुप जो है, ये जो मिथाइल ग्रुप लगाते हैं, ये CH3 जो है इसको हम मिथाइल भी बोलते हैं। ठीक है, तो आपको कई दफ़ा ये ऐसा भी देखने को मिलेगा, मैं कई दफ़ा ऐसा भी लिख देता हूँ। ठीक है, तो आपको समझना है कि ये मिथाइल को इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, अब मिथाइल ग्रुप की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे इस तरीके से, तो ये जो सारे ग्रुप हैं ये बेसिकली क्या करते हैं, हम ये मानते हैं कि अगर ये कार्बन से अटैच हैं, ठीक है, नॉर्मल कार्बन से अटैच हैं, जैसे यहाँ पर आ गया CH3, तो ये बेसिकली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करते हैं बेटा, डोनेट करते हैं। ठीक है, अगर ये किसी से डोनेटेड, ये क्या करते हैं बेटा, अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डोनेट करते हैं, तो हम ये मानते हैं कि ये सब जो होते हैं ये
इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाते हैं, तो इन सारे ग्रुप्स को माना जाता है कि जितने भी मिथाइल ग्रुप होते हैं इनको ट्रीट किया जाता है प्लस आई ग्रुप की तरह। कैसा ट्रीट किया जाता है बेटा? इनको प्लस आई ग्रुप्स की तरह, जो बेसिकली क्या कर सकते हैं बेटा? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डोनेट कर सकते हैं, जो बेसिकली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या कर सकते हैं बेटा? डोनेट कर सकते हैं। इस वजह से इनको कहा जाता है प्लस आई ग्रुप। क्या कहा जाता है बेटा? इन्हें प्लस आई ग्रुप्स। तो ये कुछ फेमस प्लस आई ग्रुप्स थे जो मैंने आपको बता दिए, ठीक है। अब हम एक क्वेश्चन पैटर्न पे चलते हैं, जो बेसिकली जितना मैंने अभी तक पढ़ाया है उसी पे बेस्ड है, कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, वो उसी पे बेस्ड है और उसी के बेसिस पे हम करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसको ऐसे क्वेश्चन लिख सकते हो, ऐसे एग्जाम्पल लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और क्वेश्चन या एग्जाम्पल ये है कि कंपेयर माइनस आई इफेक्ट। आपको कंपेयर करना है कि जो ग्रुप्स में दे रहा हूं उनका माइनस आई किसका ज्यादा होगा, किसका कम होगा। गलत करोगे कोई बात नहीं, ठीक है, वीडियो पॉज करके आप कंपैरिजन करिए और उसके बाद फिर मैं आपको इसका ऑर्डर बताऊंगा। जैसे पहले आपको कंपेयर करना है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन में, ठीक है। अब इसको पॉज करके इसको यहाँ पे वो कर सकते हो, ठीक है। दूसरा जो है वो है माइनस, आप ले सकते हो यहाँ पे OH, ठीक है, माइनस SH और फिर माइनस SeH। माइनस नहीं है, ग्रुप है बेसिकली जिनसे ये जुड़ा हुआ है, ठीक है। थर्ड वाला आप ले सकते हो, ठीक है, NH2, PH2, ठीक है, और AsH2, ठीक है। तो ये सारे वही कंपैरिजन है जो पहले मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको करवाए हुए हैं। बस मैं यहाँ पे चेक करना चाह रहा हूँ कि आप सही कर रहे हो या गलत कर रहे हो। तो इन तीनों में अगर हम ऑर्डर देखें तो ऑब्वियसली यही ऑर्डर आएगा। और ये ऑर्डर क्यों आ रहा है बेटा? तीनों में ही यही ऑर्डर आएगा, ठीक है। और ये ऑर्डर क्यों आ रहा है? क्योंकि अगर आप देखोगे तो इस एंड पे जो एलिमेंट्स हैं उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है इस एंड वालों से, तो जिसकी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच पाएगा और उसका उतना ज़्यादा माइनस आई इफेक्ट हमें देखने को मिलेगा। अब कुछ अच्छे वाले लेते हैं, ठीक है। ये तो ईजी वाले थे, बहुत ही बेसिक, जैसे CH डबल बॉन्ड O, ठीक है। मान लो ये ग्रुप है CHO ग्रुप जो होता है, एल्डिहाइड ग्रुप जिसे हम कहते हैं। दूसरा जो है वो है CHNH, ठीक है, इस तरह का कोई ग्रुप अटैच है। फिर अगर मैं कंपैरिजन करूं, इसमें तो मैंने आंसर वैसे ही बता दिया, ठीक है, चलो कोई नहीं, दोबारा समझो कि क्यों ऐसा ऑर्डर आ रहा है। ये आ रहा है CH डबल बॉन्ड CH2। तो अगर आप ऑर्डर देखोगे तो ये ऑर्डर आपके पास आएगा। और ये ऑर्डर क्यों आ रहा है, ठीक है, इसका इंडक्टिव ज़्यादा क्यों है? क्योंकि अगर आप देखो कि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.5 है, ठीक है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर ऑफिशियल देखी जाए 3.0 है, और इसकी अगर बात की जाए तो 2.75 है, ठीक है। तो ऑब्वियस है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसकी ज़्यादा होगी उसका प्लस आई इफेक्ट ज़्यादा होता है, ठीक है। अब एक चीज़ आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आज ही से कंठस्थ कर लेनी, अपने साथ गांठ मार लेना है, और वो कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखना है, नेवर कंपेयर द क्या कहते हैं, सेम। जो सेम है उसको कभी कंपेयर नहीं करना। जैसे CH ग्रुप जो है तीनों में अगर आप देखोगे तो ये जो CH ग्रुप है ये तीनों में क्या है बेटा? सेम है। तो इसको हम कभी कंपेयर नहीं करेंगे। तो सेम चीज जो होती है उसको छोड़ के जो बाकी वाली चीज है हम उसको कंपेयर करते हैं, जो सेम वाली चीज है उसको हम कभी भी कंपेयर नहीं करते हैं, ठीक है। ये चीज आपको ऑर्गेनिक में याद रखना है, बहुत सारे बच्चे यहीं पे गड़बड़ी कर देते हैं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट एक और कंपैरिजन करते हैं। तो मान लो जैसे ये ग्रुप है SHO, ठीक है, फिर दूसरा जो है वो है S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O H, ठीक है, फिर तीसरा जो है वो है S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर आ गया OH, ठीक है। तो अब इसमें आपको बताना है, अब आप ऑब्वियसली समझ गए होंगे कि इसमें दो तरफ से, सॉरी, तीन तरफ से ऑक्सीजन खींच रहा है, इसमें दो तरफ से ऑक्सीजन खींच रहा है, और इसमें एक ही तरफ से ऑक्सीजन खींच रहा है। तो ऑब्वियसली जिसमें ज़्यादा तरफ से ऑक्सीजन खींच रहा है उसका जो क्या कहते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा वो ज़्यादा, वो मत सॉरी जो इंडक्टिव इफेक्ट होगा वो ज़्यादा नजर आएगा, क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट एक एडिटिव फिनोमिना है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर अगर तीन तरफ से इंडक्टिव लग रहा है तो वो ज़्यादा खींच पाएगा एज कम्पेयर टू जो दो तरफ से खींच रहा है, और एज कम्पेयर टू जो एक तरफ से खींच रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ भी आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। नेक्स्ट अगर हम बात करें एक और ऑर्डर की, अगर हम बात करें, ठीक है, तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे C ट्रिपल बॉन्ड N की अगर हम बात करें, ठीक है, फिर आता है C ट्रिपल बॉन्ड CH की। बच्चे इसमें अक्सर कंफ्यूज रहते हैं, मैं इसलिए बता देता हूँ, ठीक है। फिर यहाँ पर आता है बेंजीन का, ठीक है, कुछ इस तरह से बेंजीन का एक ऑर्डर आएगा। और फिर यहाँ पे हम मान लेते हैं कि CH डबल बॉन्ड CH2 आप कह सकते हो, CH डबल बॉन्ड CH2। इसमें क्या ऑर्डर आना चाहिए?
तो इसमें ये ऑर्डर हमें देखने को मिलता है कि इसका जो इंडक्टिव होता है माइनस आई वो ज़्यादा होता है। अब बच्चे कहते हैं सर आपने बताया था इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.25 है और इसकी 3 है। बेटा नाइट्रोजन sp3 जब होता है, जब नॉर्मल बॉन्ड होते हैं तो उसका 3 रहता है। अगर यहाँ पर नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन देखें तो वह sp है। अगर sp हाइब्रिडाइज्ड नाइट्रोजन है तो ऑब्वियस है कि sp हाइब्रिडाइज्ड जो नाइट्रोजन होगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से तो ज़्यादा ही होगी। ठीक है, क्योंकि अगर ये 2.5 से 3.25 पे जा सकता है तो ये 3 से 3.5 तक नहीं जा सकता क्या? जा सकता है, बिल्कुल। ठीक है, उतना नहीं जाता, पर हमें प्रैक्टिकली देखने को मिलता है कि इसकी वैल्यू थोड़ी ज्यादा नजर आती है एज कंपेयर टू कार्बन। तो इस वजह से इसका जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो क्या होता है बेटा, हमें ज्यादा देखने को मिलता है। ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कंपैरिजन है। क्लियर है यहाँ तक? और यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है और sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से तो sp का भी क्या होता है बेटा, ज्यादा होता है। ठीक है, अब इन दोनों में sp2 है। ठीक है, फिर यहां पर ज्यादा क्यों? क्योंकि यहां पर ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व है। ठीक है, और जब ज्यादा नंबर ऑफ बॉन्ड्स बॉन्डिंग में इन्वॉल्व है तो ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होंगे जो इलेक्ट्रॉन खींच या दे सकते हैं। क्लियर है? तो ये चीज भी हमें यहां पर देखने को मिलती है। क्लियर हो गया होगा ये, होप आपको। ठीक है, एक और एग्जांपल मैं यहां पर लेता हूं, जैसे ये है NH3 प्लस और एक जो है वो है NH2। एक क्या बेटा, NH2। ठीक है, अब इन दोनों में अगर हम कंपेयर करें, ठीक है, इन दोनों में कौन सा नंबर है ये क्वेश्चन 8th नंबर है, सॉरी 7th है। ठीक है, तो देखो इसका ज्यादा होगा। और ऐसा क्यों होगा? क्योंकि पॉजिटिव चार्जेस जो हैं ये जल्दी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचना चाहेंगे एज कंपेयर टू न्यूट्रल एटम। हाँ कि ना? तो ये जो पॉजिटिव है ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा बेटा, अट्रैक्ट्स मोर इलेक्ट्रॉन। ये अपनी तरफ क्या करेगा बेटा, ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा। समझ में आया ये? तो ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा और इस वजह से आप देखोगे कि NH3 के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। NH3 के ऊपर क्या आ रहा है बेटा, पॉजिटिव चार्ज आ रहा है एज कंपेयर टू NH2। एज कंपेयर टू NH2 क्योंकि वहां पे न्यूट्रल है तो कम इलेक्ट्रॉन खींच पाएगा। समझ में आया? इन दोनों ही, इन सारी चीजों के बेसिस पे दोनों जो इफेक्ट्स हैं उनका ऑर्डर डिसाइड किया जाता है। ठीक है, तो जैसे अगर आप देखो ऑर्डर ऑफ माइनस आई, ये आपको याद भी रखना होता है। अगर हम बात करें ऑर्डर ऑफ माइनस आई कि किसका माइनस आई कितना ज्यादा इफेक्टिव होगा, तो सबसे ज्यादा जो माइनस आई आता है वो NF3 प्लस का आता है, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन के ऊपर मैक्सिमम पॉजिटिव चार्ज है। इसमें नाइट्रोजन के ऊपर क्या है बेटा, मैक्सिमम पॉजिटिव चार्ज है। इस वजह से वो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर पाएगा। इस वजह से वो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन को क्या कर पाएगा बेटा, विड्रॉ कर पाएगा। ठीक है, इसके बाद आता है माइनस या NR3, आप ऐसे कह सकते हो NR3 प्लस, माइनस नहीं, ग्रुप जुड़ा हुआ है जो NR3 से जुड़ा हुआ है। ठीक है, NR3 प्लस का भी ज्यादा क्यों है? ठीक है, क्योंकि आप अगर ऐसा देखोगे तो इसमें भी नाइट्रोजन के ऊपर प्लस है और वो जो प्लस है वो ज्यादा होगा अगर हम कंपेयर करें NH3 प्लस से। क्यों ज्यादा होगा? क्योंकि नाइट्रोजन से, नाइट्रोजन क्या है, R से भी इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ ज्यादा खींच पा रहा होगा। ठीक है, इसके बाद हमारे पास ऑर्डर आता है यहां पर NO2 का। NO2 के ऊपर पार्शियली डेल्टा पॉजिटिव बहुत ज्यादा रहता है इस वजह से। ठीक है, तो जितने भी पार्शियल डेल्टा पॉजिटिव या डेल्टा पॉजिटिव वाले ग्रुप हैं, ठीक है, वो सब जिनकी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो सब इलेक्ट्रॉन को बहुत अच्छे से खींच पाएंगे। ठीक है, फिर अगर बात करें जैसे C ट्रिपल बॉन्ड N है, अब इसका ज्यादा क्यों है? क्योंकि इसके ऊपर आएगा डेल्टा प्लस, और अगर इसके ऊपर डेल्टा प्लस है तो ये आसानी से इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा बेटा, खींच पाएगा अपनी तरफ। क्लियर है यहां तक? कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है, इसके बाद जो ऑर्डर आता है वो आता है, ठीक है, अगर आप देखोगे तो कार्बोक्सिलिक एसिडिक ग्रुप का। ठीक है, इन ग्रुप्स का, और इनके ऊपर भी क्या होता है बेटा, इसके ऊपर डेल्टा पॉजिटिव है। ऐसे समझो ये नाइट्रोजन यहां से क्या कर रहा होगा, इलेक्ट्रॉन खींच रहा होगा। ठीक है, और यहाँ पर ये ऑक्सीजन खींच रहा होगा, तो उसकी वजह से कार्बन भी जो है इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच रहा होगा। इसके बाद सारे हेलोजेंस आ जाते हैं, यानी -F -Cl, फिर यहाँ पर Br और यहाँ पर आ जाएगा -आयोडीन। तो अगर कहीं पे NR3 ग्रुप लगा हुआ है, ब्रोमीन लगा हुआ है, तो किसका इंडक्टिव ज्यादा होगा बेटा, NR3 का ज्यादा होगा एज कंपेयर टू ब्रोमीन। समझ में आया? तो ये वो ऑर्डर है कि किस ऑर्डर में ये ग्रुप्स हमेशा वही दिखाएंगे। ठीक है, -I ही दिखाएंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है।
पर ये है कि ये सब sp3 कार्बन के मुकाबले बात की जा रही है उनके कंपैरिजन में। लेकिन अगर आपसे कभी ये पूछा जाए कि इन ग्रुप्स का ऑर्डर क्या होगा, तो इन ग्रुप्स का ये ऑर्डर आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा CH2, इसके जस्ट बाद हाइड्रोजन आ जाता है, जहां पे कोई मतलब नहीं है क्योंकि हाइड्रोजन का इंडक्टिव हमने 0 मान रखा है। समझ में आया ये। अब इसी तरीके से अगर मैं बात करूं ऑर्डर ऑफ प्लस आई, किसकी बात करें बेटा हम, ऑर्डर ऑफ प्लस आई। अगर प्लस आई की बात करें तो हमें सबसे ज्यादा प्लस आई देखने को मिलता है NH माइनस का। किसका देखने को मिलता है बेटा, NH माइनस का। अब इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है तो ये डोनेट करेगा, ठीक है, कार्बन को। इसी तरह से हमें देखने को मिलता है O माइनस का, क्यों, क्योंकि इसके पास भी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, ये भी डोनेट करेगा। ये दोनों ग्रुप इंपॉर्टेंट नहीं है जो शुरू में मैंने आपको बताया, ये ग्रुप्स इंपॉर्टेंट हैं जहां पर 3 CH3 लगे हों, क्योंकि मैंने आपको बताया था ये सब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हैं, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं आने वाले कार्बन को, ठीक है। जैसे ये हो गया, फिर ये हो गया CH CH3, एक कार्बन और एक कार्बन यहाँ पे जोड़ दो CH3 से। इसका अगर आप इफेक्ट देखोगे, कई सारे बच्चे में से पूछते हैं सर इसका इससे कम क्यों है, क्योंकि यहाँ पर 3 डोनेटिंग ग्रुप हैं, यहाँ पर 2 डोनेटिंग ग्रुप हैं, तो ऑब्वियसली 3 वाले का जो डोनेशन है वो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू 2 वालों के, ठीक है। उसके बाद इस ऑर्डर में आता है पीछे की तरफ यहाँ पर CH2 CH3, क्या आता है बेटा, CH2 CH3, और फिर इसके बाद जो ऑर्डर आएगा वो आ जाएगा CH3 सबसे पीछे, ठीक है। तो ये ऑर्डर ऑफ प्लस आई है, ठीक है, और ये ऑर्डर ऑफ माइनस आई है। इन ऑर्डर्स का हम क्या करेंगे, जिनका ज्यादा लग रहा है उनको हम प्लस ज्यादा बोल रहे हैं, जिनका कम इंडक्टिव लग रहा है कंपैरिजन में उनको हम कम इंडक्टिव इफेक्ट वाले ग्रुप बोल रहे हैं, ठीक है। इनका एग्जैक्टली हमें क्या करना है वो मैं आपको अगले टर्न पे पढ़ाऊंगा, जहां पे मैं आपको बताऊंगा कि एप्लीकेशन क्या है इंडक्टिव इफेक्ट का, इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है उसका इस्तेमाल कहाँ किया जाता है और इसकी वजह से क्या चेंजेस आते हैं, और ये इफेक्ट असल में किस काम में लाता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ठीक है। तो वो सब हम अगले टर्न पे पढ़ेंगे जहां पे हम बात करेंगे एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। आज मैंने जो आपको इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ाया है, इंडक्टिव इफेक्ट काम कैसे करता है, इंडक्टिव इफेक्ट में हम किस तरीके से ग्रुप्स को डिवाइड करते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट में किस तरीके से चीजें प्लस आई ग्रुप में चली जाती हैं, कैसे माइनस आई में चली जाती हैं, और किस बेसिस पे ऑर्डर डिफाइन हुआ है, वो सारी चीजें मैंने आपको बता दी हैं। अच्छे से इनको ध्यान देके पढ़ लीजिए। ऑर्गेनिक का पहला लेक्चर है इसलिए कम कंटेंट रख रहा हूं, आने वाले लेक्चर्स में आपको ज्यादा कंटेंट मिलेगा, ठीक है। टाइम भले कम हो लेकिन कंटेंट बढ़ता चला जाएगा। और ऑर्गेनिक में धैर्य बनाए रखिए, काफी टाइम लगता है ऑर्गेनिक को खत्म होने में, 2 महीने का वक्त लग जाएगा, लेकिन इन 2 महीनों आप लगातार मेरे साथ बने रहिए अच्छे से, ताकि मैं एक्स्ट्रा क्लासेस और ये सारी चीजें कंडक्ट करते रहते धीरे धीरे ये चैप्टर जो है आपका खत्म करा दूं, ताकि आप लास्ट में जब इस चैप्टर के एंड पे पहुंचे तो आपको सारी ऑर्गेनिक बनने लग जाए। एनसीईआरटी जब खगालने को मैं बोलूंगा तभी पढ़नी है, बीच बीच में आप एनसीईआरटी उठाकर देखेंगे तो आपको कंफ्यूजन ज्यादा बढ़ेगा, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, दैट्स इनफ फॉर टुडे।